लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कनक की आंखों के झरोखे से प्रथम यौवन के प्रभात काल में तमाम स्वप्नों की सफलता के रूप से राजकुमार ने ही झांका था और सदा के लिए उसमें एक शून्य रखकर तिरोहित हो गया। आज कनक के लिए संसार में ऐसा कोई नहीं। जितने लोग हैं, टूटे हुए उस यंत्र को बार बार छेड़कर उसके बेसुरेपन का मजाक उड़ाने वाले। इसीलिए अपने आप में चुपचाप पड़े रहने के सिवा उसके लिए दूसरा उपाय नहीं रह गया। जो प्रेम कभी थोड़े समय के लिए उसके अंधकार हृदय को मणि की तरह प्रकाशित कर रहा था, अब दूसरों की परिचित आंखों के प्रकाश में वो जीवन के कलंक की तरह स्याह पड़ गया है। अंधकार पथ पर जिस एक ही प्रदीप को हृदय में अंचल से छिपा, वो अपने जीवन के तमाम मार्ग को आलोकमय कर लेना चाहती थी। हवा के एक अकारण झोंके से वो दीप ही गुल हो गया। उस हवा के आने की पहले ही उसने कल्पना क्यों नहीं की। अब अभी तो तमाम पथ ही पड़ा हुआ है। अब उसका कोई लक्ष्य नहीं। वो दिग्यंत्र ही अचल हो गया है। अब वो केवल प्रवाह की अनुगामिनी है। और राजकुमार प्रतिश्रुत युवक के हृदय की आग रह रहकर आंखों से निकल पड़ती है। उसने जाति, देश, साहित्य और आत्मा के कल्याण के लिए अपने तमाम सुखों का बलिदान कर देने की प्रतिज्ञा की थी। पर प्रथम ही पदक्षेप में इस तरह आंखों में आंखें बिंध गईं कि पथ का ज्ञान ही जाता रहा। अब वो बार बार अपनी भूल के लिए पश्चाताप करता है, पर अभी उसकी दृष्टि पूर्ववत साफ नहीं हुई। कनक की कल्पना मूर्ति उसकी तमाम प्रगतियों को रोक कर खड़ी हो जाती और प्रत्येक समर में राजकुमार की वास्तव शक्ति उस छाया शक्ति से परास्त हो जाती है। तमाम बाहरी कार्यों के भीतर राजकुमार का ये मानसिक द्वंद्व चलता जा रहा है। आज 2 दिन से वो युवती के साथ उसके मायके में है। वहीं से उसको वहां ले जाने की खबर तार द्वारा लखनऊ भेज दी। चंदन के बड़े भाई नंदन सिंह ने तार से सूचित किया कि कोई चिंता न करें, मुमकिन है चंदन को मुक्ति मिल जाए। इस खबर से मकान के लोग प्रसन्न हैं। राजकुमार भी कुछ निश्चिंत हो गया। गर्मियों की छुट्टी थी। कलकत्ते के लिए विशेष चिंता न थी। युवती को उसके माता पिता, बड़े भाई और भावजें तारा कहकर पुकारती थी। तभी राजकुमार को भी उसका नाम मालूम हुआ। राजकुमार के नाम जान लेने पर युवती कुछ लज्जित हुई थी। राजकुमार का अस्त व्यस्त सामान युवती के सुपुर्द था। पहले 2-1 रोज तक संभल कर रखने की उसे फुर्सत नहीं मिली। अब एक दिन अवकाश पा राजकुमार के कपड़े झाड़ झाड़ तह कर रखने लगी। कनक के मकान वाले कपड़े एक में लपटे अछूत की तरह एक बाल्टी की डांडी में बंधे हुए थे। युवती ने पहले वही गठरी खोली। देखा, भीतर एक जोड़ी जूते भी थे। सभी कपड़े कीमती थे। युवती उनकी दशा देख राजकुमार के गारहस्थ ज्ञान पर खूब हंसी। जूते, धोती, कमीज, कोट अलग कर लिए। कमीज और कोट से एसेंस की महक आ रही थी। झाड़ झाड़ कर कपड़ों की चमक देखने लगी। दाहिनी बाह पर एक लाल धब्बा था। देखा, गौर से फिर देखा। संदेह जाता रहा। वो सिंदूर ही का धब्बा था। अब राजकुमार पर उसका संदेह हुआ। रज्जू बाबू को वो महावीर तथा भीष्म ही की तरह चरित्रवान समझती थी। उसके पति भी रज्जू बाबू की इज्जत करते थे। उसकी सास उन्हें चंदन से बढ़कर समझती थी। पर ये क्या? ये सिंदूर? सूंघा, ठीक सिंदूर ही था। युवती ने संदेह को सप्रमाण सत्य कर लेने के निश्चय से राजकुमार को बुलाया। एकांत था। युवती के हाथ में कोट देखते ही राजकुमार की दृष्टि में अपराध की छाप पड़ गई। युवती हंसने लगी। मैं समझ गई। राजकुमार ने सिर झुका लिया। ये क्या है? युवती ने पूछा। कोट? अजी ये देखो, ये धब्बा दिखाती हुई। मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं, ये किसी की मांग का सिंदूर है जनाब। सिंदूर सुनते ही राजकुमार चौंक पड़ा। सिंदूर? हाँ हाँ, सिंदूर सिंदूर देखो। राजकुमार की नजरों से वास्तव जगत गायब हो गया था। क्या ये कनक की मांग का सिंदूर है? तो क्या कनक ब्याही हुई है? हृदय को बड़ी लज्जा हुई। कहा,
बहू जी, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। अभी तक मैं चंदन की चिंता में था, इसलिए नहीं बतला सका। अब बतलाओ। हाँ, मुझे कुछ छिपाना थोड़े ही है, बड़ी देर होगी। अच्छा, ऊपर चलो। युवती राजकुमार को ऊपर एक कमरे में ले गई। युवती चित्र को एकाग्र कर कुल कहानी सुनती रही। कहीं कहीं छूट रही है, जान पड़ता है सब घटनाएं तुम्हें नहीं मालूम। जैसे उसे तुम्हारी पेशी की बात कैसे मालूम हुई, उसने कौन कौन सी तदबीर की। युवती ने कहा, हाँ मुमकिन है, जब मैं चलने लगा तब उसने कहा भी था कि बस आज के लिए रहो, तुमसे बहुत कुछ कहना है। आह, सब तुम्हारा कसूर। तुम इतने पर भी उस पर कलंक की कल्पना करते हो। राजकुमार को एक हुक लगी। घबराया हुआ युवती की ओर देखने लगा। जिसने तुम्हारी सबसे नजदीक की बनने के लिए इतना किया, तुम्हें उसे इसी तरह का पुरस्कार देना था। प्रतिज्ञा तो तुमने पहले की थी। कनक क्या तुम्हें पीछे नहीं मिली? राजकुमार की छाती धड़क रही थी। लोग पहले किसी सुंदर वस्तु को उत्सुक आंखों से देखते हैं, पर जब किसी दूसरे स्वार्थ की याद आती है, आंखें फेर कर चल देते हैं। क्या तुमने भी उसके साथ ऐसा नहीं किया? युवती ने कहा। राजकुमार के हृदय ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया। जबान से उसने कहा, नीचे कुछ लोगों को उसके चरित्र की अश्राव्य आलोचना करते हुए मैंने सुना है। झूठ बात, मुझे विश्वास नहीं। तुम्हारे कानों ने धोखा दिया होगा। और किसी के कहने ही पर तुम क्यों गए? इसलिए कि तुम खुद उस तरह का कुछ उसके संबंध में सुनना चाहते थे। राजकुमार का मन युवती की तरफ हो गया। युवती मुस्कुराई। तो चलते समय की धरपकड़ का दाग है क्यों? राजकुमार ने गर्दन झुका ली। इतने पर भी नहीं समझे रज्जू बाबू? ये आप ही के नाम का सिंदूर है। राजकुमार को असंकुचित देखती हुई युवती हंस रही थी। आपसे प्रेम की भी कुछ बातें हुई? मैंने कहा था तुम मेरी कविता हो। युवती खिलखिलाकर हंसी। कैसा चोर पकड़ा! फिर आपकी कविता ने क्या जवाब दिया? कवि लोग अपनी ही लिखी पंक्तियां भूल जाते हैं। कैसा ठीक कहा कि अब भी आपको संदेह है? राजकुमार के मस्तक पर एक भार सा आ पड़ा। रज्जू बाबू, तुम गलत राह पर हो। राजकुमार की आंखें छलछला आईं। मैं बहुत शीघ्र उससे मिलना चाहती हूं। छी, रज्जू बाबू, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, और उसकी जबान से, जिसके हो चुके। हम भी जाएंगे दीदी। एक 8 साल का बालक दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथों में अपनी बैठी हुई बहन का गला भर लिया। दीदी, आज राजा साहब के यहाँ गाना होगा, हम भी जाएंगे। बड़े दादा जाएंगे, मुन्नू जाएगा, हम भी जाएंगे। बालक उसी तरह पकड़े हुए थिरक रहा था। किसका गाना है? युवती ने बच्चे से पूछा। कनक 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 का। बालक आनंद से थिरक रहा था। युवती और राजकुमार गंभीर हो गए। बच्चे ने गला छोड़ दिया, बहन की मुद्रा देखी, फिर फुर्ती से जीने के नीचे उतर दौड़ता हुआ मकान से बाहर निकल गया। युवराज का अभिषेक है, ये दोनों जानते थे। विजयपुर वहां से मील भर है। युवती के पिता स्टेट के कर्मचारी थे। बालक की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण न था। देखा बहू जी, राजकुमार ने अपने अनुभव सत्यता की दृढ़ता से कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रज्जू बाबू, किसके मन में कौन सी भावना है, इसका दूसरा अनुमान लगाए तो गलती का होना अधिक संभव है। अनुमान कभी कभी सत्य ही होता है, पर तुम्हारी तरह का अनुमान नहीं। अब तक कई लड़के आंगन में खड़े हुए तालियां पीटते थिरकते हुए हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे सम स्वर में घोर संगीत छेड़े हुए थे। युवती ने झरोखे से लड़कों को एक बार देखा, फिर राजकुमार की तरफ मुंह करके कहा कि बहुत अच्छा हो अगर आज ही स्टेशन पर कनक से मिला जाए। गाड़ी एक ही पूरब की 4 बजे आती है। नहीं, ये किसी तरह भी ठीक नहीं। आपको तो मैं मकान से बाहर निकलने की राय दे ही नहीं सकता, और इस तरह के मामले में किसी बहाने मिल लेंगे। युवती उत्सुक हो रही थी। किसी बहाने भी नहीं बहू जी, स्टेट की बातें आपको नहीं मालूम। राजकुमार गंभीर हो गया। युवती त्रस्त हो संकुचित हो गई। पर मुझे एक दफा जरूर दिखा दो। करुणाश्रित सहानुभूति की दृष्टि से देखती हुई युवती ने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास
अप्सरा का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।